Foreign policy of the British. दोस्तों, इंडिया पर रूल करते समय पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बर्मा एटसेट्रा के साथ भी ब्रिटिशर्स का कांटेक्ट होता है। वो कैसे इनके साथ अपने रिश्ते निभाते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है, इसको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले भूटान के साथ ब्रिटिश रिलेशंस की बात करते हैं। एंग्लो भूटानीज रिलेशंस। 19th सेंचुरी के दौरान ब्रिटिशर्स द्वारा बहुत से डिप्लोमेटिक मिशंस भूटान भेजे जाते हैं। इनका ऑफिशियली तो यही कारण बताया जाता है कि भूटान क्रॉस बॉर्डर रेड कर रहा है या फिर डिसिडेंट्स को शेल्टर दे रहा है, लेकिन असली वजह तो ब्रिटिशर्स के इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस थे। भूटान इंडो टिबेटन ट्रेड के लिए तो वाइटल था ही, इसके अलावा टी प्लांटेशन के लिए द्वार रीजन की कमर्शियल वायबिलिटी भी सभी जानते थे। सबसे इंपॉर्टेंट पीस मिशन 1863-64 में वाइसरॉय लॉर्ड एल्जिन द्वारा भेजा जाता है। इसे एशली ईडन के नेतृत्व में भेजा गया था, लेकिन भूटानीज इनके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। ईडन ये भी क्लेम करते हैं कि भूटान में उन्हें मिसट्रीट किया गया, जिसके बाद नवंबर 1864 में ब्रिटिश भूटान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। इसे द्वार वॉर कहा जाता है। भूटान के पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी। फोर्स मौजूद थी, वो मैचलॉक्स, बो एंड एरोज, सोर्ड्स, नाइव्स जैसे वेपन्स के साथ वेल इक्विप्ड ब्रिटिश आर्मी का सामना करती है। ये वॉर सिर्फ 5 महीने तक ही चलता है और भूटान अपनी लगभग 20% टेरिटरीज में खो देता है। इसके साथ ही पिछले बॉर्डर क्लैशेस में ऑक्यूपाई की हुई इंडियन टेरिटरीज को भी सरेंडर करता है। इसके बाद 11 नवंबर 1865 को ट्रीटी ऑफ सिंचुला साइन की जाती है, जिसके अनुसार भूटान असम दुआर्स और बंगाल दुआर्स की टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को दे देता है। यही सरेंडर किए हुए डिस्ट्रिक्ट्स ब्रिटिशर्स द्वारा टी गार्डन्स के रूप में डिवेलप किए जाते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्टर्न भूटान में दीवानगिरी की 83 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी भी ब्रिटिशर्स की हो जाती है, जिसके बदले में भूटान को 50,000 रुपीज की एनुअल सब्सिडी देने का प्रॉमिस किया जाता है। ट्रीटी ऑफ सिंचुला 1910 तक ऐसे ही बनी रहती है। 1910 में इसे रिवाइज करके नई ट्रीटी साइन की जाती है, जिसे ट्रीटी ऑफ पुनाखा कहते हैं। ट्रीटी ऑफ पुनाखा 8 जनवरी 1910 को साइन की जाती है। इसमें ब्रिटेन भूटान को इंडिपेंडेंस की गारंटी देता है, साथ ही भूटानीज रॉयल गवर्नमेंट को दिए जाने वाला स्टाइपेंड भी बढ़ा देता है और बदले में भूटानीज फॉरेन रिलेशंस ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में आ जाते हैं। 1947 तक ट्रीटी ऑफ पुनाखा ही भूटान के साथ ब्रिटिश इंडिया के रिलेशंस को गाइड करती है। भूटान के बाद अब दूसरे माउंटेनस नेबर्स यानी कि नेपाल की बात करते हैं। एंग्लो नेपालीज रिलेशंस। दोस्तों, 1768 में गोरखाज ने नेपाल पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। इसके बाद वो अपनी डोमिनियन को माउंटेन्स के आगे एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। नॉर्थ में तो चाइनीज इन्हें एक्सपेंशन करने नहीं देते, इसलिए ये बंगाल और अवध की तरफ पुश करते हैं। दूसरी तरफ 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई कर लेती है, जिसके बाद उनका फ्रंटियर गोरखाज की टेरिटरी के डायरेक्ट टच में आ जाता है और दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जब गोरखाज बुटवाल और शिवराज डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर लेते हैं। उस समय तो ब्रिटिशर्स बिना किसी ओपन कॉन्फ्लिक्ट के इन डिस्ट्रिक्ट्स को रीऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन मई 1814 में गोरखाज एक बार फिर से बुटवाल के 3 पुलिस स्टेशंस पर अटैक कर देते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स इसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं और गोरखाज के अगेंस्ट ऑफेंसिव लॉन्च करने का डिसीजन लेते हैं। 12,000 की गोरखा आर्मी के अगेंस्ट हेस्टिंग्स 34,000 सोल्जर्स की बड़ी आर्मी तैयार करते हैं, लेकिन 1814-15 का यह कैंपेन बुरी तरह फेल हो जाता है। इसके बाद भी ब्रिटिशर्स हार नहीं मानते और फिर से कोशिश करते हैं। 1815 में वो कुमाऊं हिल्स में अल्मोड़ा को कैप्चर करने में कामयाब होते हैं और मई 1815 में अमर सिंह थापा से मालाओं का फोर्ट भी जीत लिया जाता है। मालाओं के फॉल के बाद गोरखाज नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हेस्टिंग्स की डिमांड्स उनका एटीट्यूड चेंज कर देती है और एक बार फिर से दोनों के बीच हॉस्टिलिटीज शुरू हो जाती हैं। फरवरी 1816 में नेपालीज को मकवानपुर में बुरी तरह हरा दिया जाता है।
इसके बाद गुरखाज समझ जाते हैं कि उनके लिए अब ब्रिटिश को और रेजिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए मार्च 1816 में वो ट्रीटी ऑफ सगौली को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ट्रीटी के अकॉर्डिंग गुरखाज गढ़वाल और कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट्स कंपनी को सरेंडर कर देते हैं। इसके साथ ही दोनों के बीच तराई बाउंड्री को पिलर्स के थ्रू मार्क कर दिया जाता है। गुरखाज काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने के लिए भी मान जाते हैं और इसके साथ ही सिक्किम से परमानेंटली विड्रॉ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स को हिल स्टेशंस और समर कैपिटल्स के लिए साइट भी मिल जाती है, जैसे कि शिमला, मसूरी, रानीखेत एटसेट्रा। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स गोरखाज को अपनी आर्मी में भी शामिल कर लेते हैं, जो आगे चलकर इंडिया में कंपनी के डोमिनियन को एक्सपैंड करने में काफी हेल्प करते हैं। आइए बर्मा यानी कि प्रेजेंट डे म्यांमार के साथ ब्रिटिशर्स के रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। एंग्लो बर्मीज रिलेशंस। 19th सेंचुरी की शुरुआत में बर्मा एक फ्री कंट्री हुआ करता था और वेस्ट की तरफ अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करना चाहता था, लेकिन इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था और वो बर्मा पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसके पीछे बहुत से कारण थे। सबसे पहले तो बर्मा के फॉरेस्ट रिसोर्सेज में ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था। उसके अलावा बर्मा ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए मार्केट भी प्रोवाइड कर सकता था। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स बर्मा और बाकी के साउथ ईस्ट एशिया में फ्रेंच एम्बिशंस को नियंत्रित भी करना चाहते थे। इसकी वजह से 3 एंग्लो बर्मीज वॉर होती हैं और 1885 में बर्मा को ब्रिटिश इंडिया में एनेक्स कर लिया जाता है। आइए एक एक करके तीनों वॉर्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट बर्मा वॉर 1824-26। 19th सेंचुरी की शुरुआत में बर्मीज वेस्टवर्ड यानी कि इंडिया की तरफ एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो अराकान और मणिपुर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। साथ ही असम और ब्रह्मपुत्र वैली को भी लगातार थ्रेटन करते हैं। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स के साथ इनका लगातार गतिरोध बना रहता है। और फिर सितंबर 1823 में बर्मा चिटागोंग के पास लोकेटेड शालपुरी आइलैंड पर कब्जा कर लेता है। इस आइलैंड को ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी टेरिटरी समझती थी। इसके बाद से ही दोनों के बीच बैटल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरुआत में ये बैटल्स अराकान और मणिपुर के रीजन्स में होते हैं, जहां बर्मीज फोर्सेस ब्रिटिशर्स पर भारी पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें यहां के जंगल्स में फाइट करने का काफी एक्सपीरियंस था। इसलिए ब्रिटिशर्स इस फाइट को बर्मीज मेनलैंड पर ले जाते हैं। 11 मई 1824 को अचानक से ब्रिटिश नेवल फोर्स यांगोन यानी कि रंगून हार्बर में एंटर करती है और बर्मीज को सरप्राइज देती है। इसके बाद लगभग 2 साल तक दोनों के बीच इंटेंस बैटल्स होते हैं। फाइनली दिसंबर 1825 में बर्मीज ब्रिटिशर्स के साथ ट्रूस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेगोशिएशंस शुरू होती हैं और फरवरी 1826 में ट्रीटी ऑफ यांडाबो के जरिए दोनों के बीच शांति स्थापित होती है। इस ट्रीटी के अनुसार बर्मा की गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए वॉर कॉम्पनसेशन के रूप में देने के लिए तैयार होती है। साथ ही अपने कोस्टल प्रोविंसेस अराकान और टेनेसेरिम ब्रिटिशर्स को दे देती हैं। इसके अलावा असम, कछार और जयंतिया पर क्लेम करना भी छोड़ देती हैं और मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के साथ कमर्शियल ट्रीटी करने के लिए भी बर्मा तैयार हो जाता है और कैपिटल आवा में ब्रिटिश रेजिडेंट को एक्सेप्ट करती है। साथ ही कैलकाटा में बर्मीज ऑनवॉय भी पोस्ट किया जाता है। इस वॉर ने ब्रिटिश इंडिया के फाइनेंसेस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। लगभग 13 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग इस वॉर पर खर्च हुए थे और करीब 15,000 सोल्जर्स की इस पूरे कैंपेन के दौरान डेथ हो गई थी, जिसमें मेजॉरिटी इंडियन ट्रूप्स की ही थी। इस तरह ब्रिटिशर्स के इंपीरियलिस्ट एम्स को पूरा करने के लिए इंडियन रेवेन्यू और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया था। इसके बाद 1852 में एक और एंग्लो बर्मा वॉर होती है, सेकेंड बर्मा वॉर 1852। बर्मा के साथ ब्रिटिशर्स का सेकेंड वॉर कमर्शियल नीड और लॉर्ड डलहौजी की इंपीरियलिस्ट पॉलिसी की वजह से होता है। ब्रिटिश मर्चेंट्स अपर बर्मा के टिम्बर रिसोर्सेज चाहते थे, साथ ही बर्मीज मार्केट में और ज्यादा पेनिट्रेट करना चाहते थे। 1852 में लॉर्ड डलहौजी ट्रीटी ऑफ यांडाबो से रिलेटेड कुछ माइनर इश्यूज को रिजॉल्व करने के बहाने कॉमोडोर जॉर्ज लैम्बर्ट को बर्मा भेजते हैं। बर्मीज तुरंत ही इन्हें कंसेशंस दे देते हैं, लेकिन फिर भी लैम्बर्ट रंगून के पोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं और बर्मीज किंग पेगन के रॉयल शिप को भी सीज कर लेते हैं।
इस तरह वो बर्मा को नेवल कॉन्फ्रंटेशन के लिए प्रोवोक करते हैं और सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर की शुरुआत हो जाती है। ब्रिटिशर्स को बर्मा की तरफ से इंटेंस गोरिल्ला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। लॉर्ड डलहाउजी इस समय बर्मा को एनेक्स नहीं करना चाहते थे। दिसंबर 1852 में किंग पेगन को इन्फॉर्म किया जाता है कि अब से पेगू कंपनी डोमिनियन का पार्ट होगा, जो कि बर्मा का आखिरी कोस्टल प्रोविंस था। 20 जनवरी 1853 को एनेक्सेशन की फॉर्मल प्रोक्लेमेशन इशू कर दी जाती है। इस तरह सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर बिना किसी ट्रीटी के ही एंड हो जाता है। इसके बाद 1885 में एक बार फिर से बर्मा के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। थर्ड बर्मा वॉर 1885। 1880s के दौरान बर्मा और फ्रांस के बीच बढ़ती नजदीकियां ब्रिटिशर्स के लिए कंसर्न बन जाती हैं। 1885 में फ्रेंच कॉन्सल एमहास बर्मीज गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए मैंडेले आते हैं और बर्मा में एक फ्रेंच बैंक और मैंडेले से ब्रिटिश बर्मा के नॉर्दर्न बॉर्डर तक रेल लिंक के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ब्रिटिशर्स यहां अपनी डिप्लोमेटिक पावर्स का यूज करते हैं और फ्रेंच गवर्नमेंट को बर्मा से हास को रिकॉल करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। इस बार तो फ्रेंच बर्मा से वापस चले जाते हैं, लेकिन इस तरह के इवेंट्स ब्रिटिशर्स को बर्मा के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कन्विंस कर देते हैं। अब उन्हें बस एक मौके की तलाश थी, जो जल्द ही उन्हें मिल जाता है। बर्मा में काम कर रही एक ब्रिटिश टिम्बर कंपनी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पर बर्मीज कोर्ट फाइन लगा देती है, क्योंकि इन्होंने बर्मीज टीक के एक्सट्रैक्शन को अंडर रिपोर्ट किया था और अपने एम्प्लॉइज को भी पे नहीं किया था। बर्मीज ऑफिशियल्स कंपनी के टिम्बर को सीज कर लेते हैं, लेकिन कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये चार्जेस गलत हैं और बर्मीज कोर्ट्स करप्ट हैं। ब्रिटिशर्स बर्मीज गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए वो ब्रिटिश अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर को एक्सेप्ट कर ले, और जब बर्मीज ऐसा करने से मना कर देते हैं, तब 12 अक्टूबर 1885 को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अल्टीमेटम इशू करती है, जिसमें कहा जाता है कि बर्मीज मैंडेले में एक नया ब्रिटिश रेजिडेंट एक्सेप्ट करें और उसके अराइवल तक कंपनी पर लगा कोई भी लीगल एक्शन या फाइन सस्पेंड किया जाए। साथ ही बर्मा अपने फॉरेन रिलेशंस ब्रिटिश कंट्रोल में दे दे। इसके अलावा नॉर्दर्न बर्मा और चाइना के बीच ट्रेड के विकास के लिए ब्रिटिशर्स को कमर्शियल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करें। इस अल्टीमेटम को एक्सेप्ट करने से बर्मा की रियल इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है, इसलिए बर्मीज गवर्नमेंट इसे मानने से मना कर देती है, जिसके बाद थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर की शुरुआत हो जाती है। नवंबर में ही मैंडेले पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है और बर्मा के किंग सरेंडर कर देते हैं। 1 जनवरी 1886 को बर्मा को फॉर्मली ब्रिटिश इंडिया में एनेक्स कर लिया जाता है। एनेक्सेशन के कुछ समय बाद ही पूरे बर्मा में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक गुरिल्ला अपराइजिंग शुरू हो जाती है, जो 1896 तक चलती रहती है। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहां नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू होता है। बर्मा के नेशनलिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं। इस लिंक को कमजोर करने के लिए 1935 में बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया जाता है। ऊऑंग सांग की लीडरशिप में बर्मीज नेशनलिस्ट मूवमेंट और ज्यादा तीव्र होता है और फाइनली 4 जनवरी 1948 को बर्मा को इंडिपेंडेंस मिलती है। अब बात करते हैं तिब्बत के साथ ब्रिटिश रिलेशंस की। एंग्लो तिब्बतन रिलेशंस। तिब्बत में थियोक्रेटिक रूल हुआ करता था। इसे बुद्धिस्ट मंक्स या लामाज रूल कर रहे थे और चाइना की सिर्फ नॉमिनल सुजरेंटी इस पर थी। ब्रिटिशर्स ने काफी कोशिश की थी तिब्बत के साथ फ्रेंडली और कमर्शियल रिलेशंस स्थापित करने की, लेकिन कर्जन के आने तक उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिली थी। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के समय लासा में रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा था। तिब्बत में रशियन आर्म्स और एम्यूनिशन आने की रिपोर्ट आ रही थी, जो कर्जन के लिए चिंता की बात थी। इसलिए वो कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक गोरखा कंटिंजेंट को तिब्बत के साथ अग्रीमेंट करने के लिए भेज देते हैं। तिब्बतन्स नेगोशिएट करने से इनकार कर देते हैं और नॉन वायलेंट तरीके से विरोध शुरू करते हैं। यंग हस्बैंड अगस्त 1904 में लासा पहुंच जाते हैं। उस समय के दलाई लामा लासा छोड़कर भाग जाने पर मजबूर होते हैं और यंग हस्बैंड तिब्बतन ऑफिशियल्स के साथ फोर्सफुली ट्रीटी साइन करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ लासा कहा जाता है। इसके अनुसार
तिबेट को 75 लाख रुपए की इंडेमनिटी पे करने के लिए कहा जाता है। पेमेंट की सिक्योरिटी के रूप में 75 साल तक चुम्बी वैली को ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके साथ ही यातुंग, ग्यानसे और गारतोक में ट्रेड मार्ट्स ओपन करने के लिए भी कहा जाता है। इसके अलावा तिबेट रेलवेज, रोड या टेलीग्राफ के लिए किसी भी फॉरेन स्टेट को कोई कंसेशन नहीं दे सकता था। सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन को तिबेट के फॉरेन अफेयर्स में कुछ कंट्रोल दिया जाता है। कर्जन की इस पॉलिसी की वजह से तिबेट में सभी रशियन स्कीम्स को काउंटरएक्ट कर लिया जाता है। नॉर्थ के बाद अब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं एंग्लो अफगान रिलेशंस को। एंग्लो अफगान रिलेशंस। दोस्तों, 19th सेंचुरी की शुरुआत में पर्शिया में रशियन इन्फ्लुएंस काफी बढ़ने लगता है और 1828 में हुई ट्रीटी ऑफ तुर्कोमांचाई के बाद ब्रिटिशर्स को लगता है कि रशिया उनके इंडियन एम्पायर पर अटैक प्लान कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के पासेस से इंडिया में इजीली एंटर किया जा सकता था। इसलिए अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली रूलर की जरूरत महसूस की जाती है जो ब्रिटिश कंट्रोल में रहे। इसी इंटेंशन से एंग्लो अफगान रिलेशंस गाइड होते हैं। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड। 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं और ये फॉरवर्ड पॉलिसी की बात करते हैं। इसका मतलब था कि कंपनी खुद से इनिशिएटिव लेगी ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री को प्रोबेबल रशियन अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए। इस ऑब्जेक्टिव को दो तरीके से पूरा किया जा सकता था, या तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रीटी करके या फिर उन्हें पूरी तरह एनेक्स करके। अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद ब्रिटिशर्स के साथ फ्रेंडशिप तो करना चाहते थे, लेकिन इस शर्त पर कि ब्रिटिश सिख से पेशावर को रिकवर करने में उनकी हेल्प करें। ब्रिटिशर्स इस कंडीशन को नहीं मानते। ऐसे में दोस्त मोहम्मद रशिया और पर्शिया से हेल्प लेने जाते हैं। तब 1838 में ब्रिटिशर्स ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन करते हैं सिख लीडर रंजीत सिंह और 1809 में अफगान थ्रोन से डिपोज्ड हुए शाह शुजा के साथ। शाह शुजा तब से लुधियाना में ब्रिटिश पेंशनर बन के रह रहे थे। इस ट्रीटी में डिसाइड होता है कि सिख्स की मिलिट्री हेल्प के जरिए शाह शुजा को वापस अफगानिस्तान के थ्रोन पर बैठाया जाएगा, जिसके बाद शाह शुजा फॉरेन अफेयर्स सिख्स और ब्रिटिशर्स की एडवाइस के अनुसार कंडक्ट करेंगे। साथ ही वो सिंध के अमीर्स पर अपने सॉवरेन राइट्स भी छोड़ देंगे और रिवर इंडस के राइट बैंक पर लोकेटेड अफगान टेरिटरीज पर महाराजा रणजीत सिंह के क्लेम को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद शुरुआत होती है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की। आइए जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 टू 1842। ब्रिटिश आर्मी अगस्त 1839 में काबुल में एंटर करती है। ज्यादातर ट्राइब्स को ब्राइब देकर पहले ही जीत लिया जाता है। 1840 में दोस्त मोहम्मद सरेंडर कर देते हैं और शाह शुजा को अफगानिस्तान का अमीर बना दिया जाता है। लेकिन अफगान्स शाह शुजा को एक्सेप्ट नहीं करते और ब्रिटिशर्स के जाते ही विद्रोह कर देते हैं, जिसमें काबुल के गैरिसन कमांडर की हत्या कर दी जाती है। 1841 में ब्रिटिशर्स को अफगान चीफ्स के साथ ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, जिसमें ये अफगानिस्तान को इवैक्यूएट करने के लिए तैयार होते हैं और दोस्त मोहम्मद को रिस्टोर भी करते हैं। फर्स्ट अफगान वॉर में इंडिया के 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और लगभग 20,000 लोग इसमें मारे जाते हैं। जॉन लॉरेंस एंड द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। फर्स्ट अफगान वॉर के डिजास्टर के बाद जॉन लॉरेंस मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। 1863 में दोस्त मोहम्मद की डेथ के बाद भी वॉर ऑफ सक्सेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाता। लॉरेंस की पॉलिसी 2 कंडीशंस पर आधारित थी। पहला, फ्रंटियर पर पीस डिस्टर्ब ना हो, और दूसरा, सिविल वॉर में कोई भी कैंडिडेट फॉरेन हेल्प ना मांगे। इसके बाद शेर अली खुद को अफगानिस्तान के थ्रोन पर काबिज करते हैं, तो लॉरेंस उनके साथ फ्रेंडशिप कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं। लिटन एंड द पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। 1876 में लिटन इंडिया के वाइसरॉय बनते हैं और नई फॉरेन पॉलिसी शुरू करते हैं, जिसे प्राउड रिजर्व की नीति कहा जाता है। इसका मकसद साइंटिफिक फ्रंटियर्स को मेंटेन करना और स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को सेफगार्ड करना था। लिटन के अनुसार अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को एम्बिग्यूअस नहीं रखा जा सकता था और इसीलिए सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1870 टू 1880।
लिटन शेर अली को एक फेवरेबल ट्रीटी का ऑफर देते हैं, लेकिन आमिर अपने दोनों पावरफुल नेबर्स यानी कि रशिया और ब्रिटिश इंडिया के साथ फ्रेंडशिप चाहते थे। साथ ही दोनों में से किसी का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं होने देना चाहते थे। बाद में शेर अली काबुल में ब्रिटिश ऑनवॉय रखने से भी मना कर देते हैं, जबकि इससे पहले रशियंस को यह कंसेशन दे दिया गया था। इस बात से लिटन बहुत गुस्सा होते हैं और जब रशियंस अपना ऑनवॉय काबुल से विड्रॉ कर लेते हैं, तब लिटन अफगानिस्तान को इन्वेड करने का फैसला करते हैं। इन्वेजन की स्थिति में शेर अली भाग जाते हैं और ब्रिटिशर्स मई 1879 में शेर अली के एल्डेस्ट सन याकूब खान के साथ ट्रीटी ऑफ गंदमक साइन करते हैं। इसमें डिसाइड होता है कि आमिर अपनी फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिशर्स की एडवाइस के अनुसार कंडक्ट करेंगे। काबुल में परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात किया जाएगा। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट फॉरेन एग्रेशन के अगेंस्ट आमिर को पूरा सपोर्ट देगी और एनुअल सब्सिडी भी देगी, लेकिन जल्द ही पॉपुलर प्रेशर्स के कारण याकूब को भी थ्रोन छोड़ना पड़ता है और ब्रिटिशर्स को काबुल और कांधार रिकैप्चर करने पड़ते हैं। अब्दुल रहमान नए अमीर बनते हैं। लिटन अफगानिस्तान को तोड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते और नेक्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड रिपन इस प्लान को फॉलो नहीं करते, बल्कि अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह ट्रीट करने की पॉलिसी अपनाते हैं। रशियन रेवोल्यूशन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अफगान्स फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। 1909 में अब्दुल रहमान के सक्सेसर बने हबीबुल्लाह की 1919 में हत्या कर दी जाती है और नए रूलर अमानुल्लाह ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ओपन वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। 1921 में ब्रिटिशर्स हार मान लेते हैं और अफगानिस्तान फॉरेन अफेयर्स में अपनी इंडिपेंडेंस रिकवर कर लेता है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसी उनके इंपीरियलिस्ट एम्बिशन से गाइडेड थी। एक तो वो किसी भी राइवल पावर जैसे कि रशिया या फ्रांस से अपने इंडियन एम्पायर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और दूसरा अपने मार्केट को भी एक्सपैंड करना चाहते थे। इन्हीं दोनों मोटिव्स के साथ वो फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन यहां समस्या ये थी कि अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए ये इंडियन रेवेन्यू और मैन पावर का यूज करते हैं। फिर चाहे अफगानिस्तान के साथ वॉर हो या फिर बर्मा के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट, इंडियन सोल्जर्स ही इनके लिए फाइट करते हैं और लाखों रुपए इन वॉर्स पर खर्च कर दिए जाते हैं।